सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से गांव की दो बेहद ही डरावनी कहानियां लेकर हाजिर हुआ हूं। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है आज की ये कहानियां सुनकर आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए मैं आप सभी को कहानियों के बारे में थोड़ा थोड़ा शुरुआत में ही बता देता हूँ, उसके बाद कहानियों का जो सिलसिला है उसे शुरू करेंगे। तो बात करते हैं पहली कहानी की। तो पहली कहानी है एक भूतिया कुएं की, जो गांव से दूर 2 किलोमीटर मौजूद है एक बहुत ही घनी और सुनसान बाग में। लेकिन शाम के समय एक बच्चा बॉल लेने की जिद में वहां पर पहुंच जाता है और उसके साथ बहुत ही अजीब और डरावनी घटनाएं घटती है, क्योंकि उस कुएं में फंसी होती है कई सारी आत्माएं। क्या वो सारी आत्माएं उस बच्चे को सही सलामत उस बाग से बाहर जाने देंगी? ये जानने के लिए आप सभी को पहली कहानी पूरी सुननी होगी। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। दूसरी कहानी भी गांव के एक बच्चे की है, जो एक समारोह के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा होता है घर घर जाकर। और उसने पूरे गांव से चंदा इकट्ठा किया होता है, लेकिन लास्ट गांव के बॉर्डर पर एक घर होता है। वो वहां पर भी चंदा इकट्ठा करने के लिए जाता है और उस घर के आसपास कोई दूसरा घर मौजूद नहीं होता। पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करने में उसको शाम हो जाती है और शाम के समय जब वो उस लास्ट वाले घर में पहुंचता है जो बॉर्डर पर है, तो उसके साथ एक बहुत ही भयानक और डरावना इंसिडेंट होता है, जिसे वो अपनी जिंदगी में कभी भुला नहीं पाएगा। तो आखिर क्या होता है उस बच्चे के साथ ऐसा उस घर में, जानने के लिए आप सभी को दूसरी कहानी भी पूरी सुननी होगी। तो अपने जो हेडफोन से उन्हें लगा लीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को कहानी सुनकर मजा आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कहानियां सुनने के बाद कमेंट भी करना कि आपको कहानी और आवाज कैसी लगी। बचपन हमारे जीवन का एक ऐसा समय जब इंसान बेफिक्र होकर मौज मस्ती में अपने जीवन को जी पाता है। और जैसे ही बचपन खत्म होने को आता है तो धीरे धीरे इंसान के जीवन में कई सारी परेशानियां और टेंशन उसका पीछा करने लगती हैं और ये सिलसिला जीवन के अंत तक लगा रहता है। शायद इसलिए ही बचपन को इंसान के जीवन का सबसे सुनहरा समय कहा गया है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी जब भी खाली बैठकर अपने बचपन को याद करते होंगे तो पक्का आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती होगी, जैसे मेरे चेहरे पर आती है। मेरा बचपन मेरे गांव में बीता है। मेरा पूरा बचपन बहुत मस्ती भरा रहा है। मैंने कई सारी मस्तियां करी हैं, शैतानियां करी हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खेला कूदा भी है। लेकिन मैं आज आप सभी को अपने जीवन की एक बहुत ही डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ, जो मेरे साथ बचपन में ही घटी थी। वैसे तो मेरा बचपन बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, लेकिन ये जो घटना है ये मेरे बचपन की एक ऐसी घटना है जो साफ कपड़े पर एक दाग का काम करती है। आज भी जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरा जो सर है वो भारी लगने लगता है मुझे, और मेरी तबीयत जो है वो अचानक से बिगड़ने लगती है। चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। तो ये बात तब की है जब मैं अपने गांव में था और मेरी उम्र ज़्यादा नहीं, तकरीबन 10 साल की थी। उस समय मैंने अपने गांव में कुछ लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए देखा था और उन्हें क्रिकेट खेलता हुआ देख के मेरा भी मन में लालच आया कि यार मुझे भी क्रिकेट खेलना है, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। और उसके बाद क्या था, मैंने अपने घर में ड्रामे करना शुरू कर दिए। अगर आप एक सामान्य परिवार से हैं तो आप सभी जानते ही होंगे कि हमें कुछ भी अगर अपने माता पिता से खेलने के लिए चाहिए होता था तो हमें कितनी ज़्यादा परेशानियां होती थी। और 3-4 दिन बाद बहुत ड्रामे करने के बाद मेरे जो डैड थे उन्होंने मुझे बैट और बॉल दिला दिया और उन्होंने मुझसे एक वादा भी लिया कि बेटा ना ही इससे तुम्हें चोट लगे ना ही किसी और को। उसके बाद मैंने ये वादा कर दिया। नया बैट बॉल लेकर मैं बाग में पहुंचा जहां पर मेरे दोस्त पहले से खेल रहे थे। उन्होंने मेरे हाथ में नया बैट बॉल देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद क्या था, हमने समय नहीं गंवाया, हमने तुरंत खेलना शुरू कर दिया। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, लंबे लंबे सिक्स मार रहा था और बॉल लगभग खो ही दे रहा था। बार बार मेरी जो बॉल थी वो बाग पार करके ये झाड़ियों में चली जाती थी, जिसकी वजह से मेरे दोस्तों को बॉल ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी। इसलिए मेरे एक दोस्त ने कहा, अरे यार भाई यार यहाँ नहीं खेलते, यहाँ बार बार बॉल जो है झाड़ियों में चली जा रही है और मुझे पूरा यकीन है
अगर 3-4 बार और ऐसा हुआ तो बॉल मिलेगी नहीं। और ये बात सुनकर मैं घबरा गया, क्योंकि अगर पहले दिन ही मैं बॉल खो देता तो पक्का मुझे बहुत डांट पड़ती। और उस समय नई बॉल लेना इतनी कोई छोटी बात नहीं थी, बचपन में थोड़ी बड़ी बात ही थी। इसलिए मैंने कहा, तो अब क्या करें? हाँ, मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन हो सकता है कि तुम लोग मानो ना। उसके बाद क्या था? मैंने कहा, अरे बता तो सही, क्या रास्ता है? तू बता, हम जरूर मानेंगे। उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा, भाई पहले बता रहा हूं, अगर नहीं चलना होगा तो मत चलना, और चलना होगा तो चलना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम अपना अपना देखना। उसके बाद मैंने कहा, अरे भाई तू बताएगा? तू तो टाइम बर्बाद कर रहा है यार, खेलने का मन है। अभी देख, अभी शाम हो जाएगी, उसके बाद फिर घर जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या था? मेरे दोस्त ने कहा, चल मेरी बात सुन, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक बाग है, और वो बाग बहुत बहुत मतलब बहुत घनी है, और उसके बीच में खेलने के लिए बहुत ज़्यादा जगह है। तो बता, वहाँ चलना है कि नहीं? उसके बाद क्या था? मैंने जब ये बात सुनी तब मुझे याद आया कि हमारे गांव में एक बाग है, लेकिन वो बाग कोई भी आम बाग नहीं है। उस बाग में 100 से ज़्यादा पेड़ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो डरावनी थी। उस बाग के अंदर एक कुआं भी था जो सालों से बंद पड़ा था, और उस कुएं के अंदर कई सारे लोग मरे भी थे। और जब मुझे याद आया कि मेरा दोस्त उस बाग के बारे में बात कर रहा है, तब मैंने कहा, भाई कहीं तू उस बाग के बारे में बात तो नहीं कर रहा जिस कुएं में बहुत सारे लोग गिर के मरे हैं? और उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा, हाँ उसी बाग के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें वो कुआं है। अगर वहाँ चलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा खेलने में, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे साथ चलेगा और तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे। हाँ, कोई भी भागेगा नहीं। उसके बाद क्या था? जो मेरे बाकी के दोस्त थे उन्होंने कहा, ओ भाई तू पागल है क्या? वहाँ जाना तुझे पता भी है कितना खतरनाक है। वहाँ अगर तू दिन के समय भी जाएगा तो ऐसा लगेगा कि अंधेरा हो चुका है, समझा? वो बाग में पता नहीं 100-150 पेड़ है, और वो भी बड़े बड़े, समझा? वहाँ जाना बहुत खराब है, मैं तो नहीं जाऊँगा। उसके बाद क्या था? अब मैं सोच में पड़ गया कि आखिर क्या करना चाहिए। उसके बाद वही बच्चों वाला मन, आप सभी जानते ही हैं, हम सभी अपनी मौज मस्ती के अलावा बचपन में कुछ ज़्यादा सोचते नहीं। हम सोचते हैं कि भाई ये काम करने से मज़ा आएगा, तो हम वही काम करने लगते हैं। और वही मेरे दिमाग ने भी मुझे धोखा दे दिया, और मैंने कहा, चलो भाई ये सही कह रहा, वहीं चलते हैं। और वैसे भी इतनी दिन में थोड़ी कुछ होगा, और अगर कुछ होगा भी तो तुरंत भागते हुए आ जाएंगे, ठीक है? उसके बाद क्या था? हम 4 दोस्त थे और चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, और बहुत मुश्किल से मैंने अपने दोस्तों को मनाया। उसके बाद क्या था? हम सभी उस बाग की ओर निकल गए। बहुत लंबा सफर तय किया हमने, और उसके बाद हमने बाहर से ही बाग को देखा तो बाग बहुत ज्यादा घनी नजर आ रही थी। उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे भाई ये बाग का कोई ख्याल रखने वाला है नहीं क्या? ऐसा लग रहा है जैसे बाग नहीं जंगल है। उसके बाद क्या था? मेरे दोस्त ने कहा, तुझे पता नहीं है कि ये जो बाग का मालिक था उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद में जो उसके बच्चे हैं वो तो यहाँ रहते ही नहीं, वो तो अपना शहर में रहते हैं। और एक बात बताऊं, सुनने में तो ये भी आता है कि इस बाग के मालिक की मौत के पीछे इस बाग का ही हाथ है। और उसके बाद ये सारी बातें सुनकर मैं डर रहा था, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, चल जल्दी अंदर चलकर खेलते हैं। और जब मेरे दोस्त ने ये बात कही तब जाकर मैंने सांस में सांस ली। बहुत मुश्किल से हम सभी हिम्मत करके बाग के अंदर पहुंचे। उसके बाद क्या था? जो कुछ भी मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बाग सिर्फ बाहर से ही घनी नजर आ रही थी, अंदर से तो बहुत जगह थी, और काफी मजा आ रहा था वहां पर खेलने में। हमने कोई समय बर्बाद नहीं किया, खेलने लगे एकदम फुल मस्ती में। धीरे धीरे कब समय बीतता गया हमें खुद ही पता नहीं चला। उसके बाद मेरा एक दोस्त था, वो बैटिंग कर रहा था और मैं बॉलिंग कर रहा था, और बाकी लोग फील्डिंग कर रहे थे। मैंने बॉलिंग कराई और मेरे दोस्त ने एक जोरदार शॉट मारा, जिसकी वजह से मेरी जो बॉल थी वो बहुत दूर जाकर गिरी। उसके बाद मैं उस बॉल के पीछे भागा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर बॉल गुम हो गई तो बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। बॉल का पीछा करते करते मैं एक कुएं के पास आ गया, और मैंने अपना सर पकड़ लिया और ऊपर वाले से प्रार्थना करी कि प्लीज ये बॉल जो है कुएं के अंदर ना गिरे।
लेकिन शायद उस दिन मेरी किस्मत खराब थी और वही हुआ जिसका डर था। वो बॉल जो थी वो कुएं में जाकर गिर गई। उसके बाद मेरे जितने भी दोस्त थे वो वहां पर आए और उन्होंने कहा, क्या हुआ भाई, बॉल कहाँ गई? उसके बाद मैंने रोते हुए कहा, भाई गई कुएं में, अब क्या होगा? पापा बहुत डांटेंगे यार, एक ही दिन में मैंने बॉल घुमा दी, अब दूसरी बॉल तो बहुत मुश्किल है मिलना यार, क्या करेंगे? उसके बाद हम सभी दोस्त बहुत डरते हुए उस कुएं के पास गए और हमने अंदर देखा तो उस कुएं में पानी नहीं था, बल्कि पानी बहुत ग्राउंड लेवल पर था, नीचे की ओर था और ऊपर बहुत सारी झाड़ियां जो थी वो लगी हुई थी, बीच में ही फंसी हुई थी क्योंकि सालों से वो कुआं बंद पड़ा था और उन्हीं झाड़ियों पर वो बॉल जो थी वो अटकी हुई थी। और ये देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, भाई क्या बोलता है, बॉल निकालने की कोशिश करें? उसके बाद मेरे जितने दोस्त थे उन्होंने कहा, ओ भाई पागल है क्या, एक बॉल के चक्कर में इस कुएं में तू ऐसे कोशिश करेगा, हल्का सा हाथ वगैरह फिसल गया तो सीधा नीचे, कोई बचाने भी नहीं आएगा यहाँ पर, समझा? एक काम करते हैं, छोड़ ये सब, चलते हैं घर चलते हैं। उसके बाद क्या था, मेरे जो दो दोस्त थे वो चले गए और बचे फिर मैं और मेरा एक दोस्त, सिर्फ हम दो लोग ही वहां पर बचे। और मैंने कहा, देखा कितनी मतलबी है, जब तक खेल रहे थे तब तक तो साथ में थे और उसके बाद अब बॉल निकालने की बारी आई तो भाग गए। भाई तू मेरे साथ रहेगा ना? उसके बाद क्या था, मेरे दोस्त ने कहा, यार वो लोग सही कह रहे हैं, एक बॉल के चक्कर में अगर यहाँ पर कुछ हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, वैसे ही बहुत लोग इस कुएं में मरे हैं और मुझे तो बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। भाई चलते हैं ना, छोड़ना एक बॉल ही तो है, थोड़ा घर पे डांट पड़ेगी लेकिन खानी हो यार। उसके बाद क्या था, मुझे अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, हाँ ठीक है, तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बॉल निकाल कर जाऊंगा, समझा? खेलने की बारी आई तो बहुत अच्छे से खेल रहा था, अब बॉल निकालने की बारी है तो भाग रहा है, ठीक है जा, नहीं करनी तेरे से दोस्ती, नहीं चाहिए तुम जैसे दोस्त जो मुसीबत में काम ना आए। उसके बाद क्या था, मेरा वो दूसरा दोस्त भी चला गया और मैं अकेला हो गया उस बाग में और मैं उसी कुएं में देख रहा था। अब मेरे मन की बेचैनी जो थी वो बढ़ रही थी और मैं सोच रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैंने एक बहुत लंबी डंडी जो थी उसे लिया और उसकी मदद से उस कुएं में से उस बॉल को निकालने की कोशिश करी, लेकिन वो बॉल जो थी वो निकल नहीं रही थी और ऐसे करते करते बहुत शाम हो गई और वहां पर अंधेरा होना शुरू हो गया। अब मुझे डर लग रहा था कि आखिर मैं बिना बॉल के घर कैसे जाऊं। जैसे जैसे अंधेरा होना शुरू हुआ तो मेरी जो घबराहट थी वो 100 गुना ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो जो बाग था वो दिन के समय तो ठीक लग रहा था, लेकिन अंधेरा होते होते वो बाग किसी भूतिया बाग से कम नहीं लग रहा था। जितनी कोशिशें हो सकती थी मैंने उस बॉल को निकालने की कोशिशें करी और बस मैं हार मान चुका था, क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका था और मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैंने सोच लिया कि चलो जो होगा, घर वाले जितना बोलेंगे डांटेंगे सुन लूंगा, और ये कहकर मैंने अपना बैट उठाया और वहां से चल दिया। मैं उस कुएं से तकरीबन 10-15 कदम ही दूर चला था और तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तभी अचानक से मेरी पीठ पर किसी ने कुछ फेंक कर मारा और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी पीठ पर और कुछ नहीं बल्कि मेरी बॉल ही लगी थी और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि आखिर मेरी बॉल कुएं से अपने आप आकर मेरी पीठ पर कैसे लग गई। उसके बाद मैंने बॉल उठाया और उस कुएं की तरफ देखा तो वो जो कुआं था वो बहुत ज्यादा डरावना नजर आ रहा था। उस कुएं से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। बस उसके बाद क्या था, वो मेरे जीवन का एक ऐसा समय था जब मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया और उसने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही कि भाग, जितना हो सकता है तेजी से भाग, वरना कुछ ऐसा होगा जो तू नहीं चाहता। मैंने बॉल उठाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश करी, लेकिन मेरी जो टांगे थी वो भारी होने लगी और
जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था। आप सभी ने अपने जीवन में जब सपने देखे होंगे डरावने, तो आप हमेशा ऐसा हुआ होगा कि आपने भागने की कोशिश करी होगी या कुछ एक्शन लेने की कोशिश करी होगी, लेकिन आपके हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे होंगे। वो मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ था। मैंने अपनी पूरी जान लगाई। अगर मैं 10 कदम भागने की ताकत लगाता था तो मैं सिर्फ 3-4 कदम ही आगे बढ़ पाता था। बहुत मुश्किल से मैंने भगवान का नाम ले लेकर उस बाग से खुद को बाहर निकाला और मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि मैं ऊपर से नीचे तक पसीने से भीग गया था। और जैसे ही मैं बाग से बाहर निकला और वहाँ से घर की ओर भागने लगा तो मैंने देखा कि उस कुएं के आसपास कई सारे लोग खड़े थे। एक छोटी बच्ची, एक बूढ़ा आदमी जिसने धोती और कुर्ता पहना हुआ था, और साथ ही साथ कई सारे और लोग जो ऐसा लग रहा था जो जिंदा नहीं है। उनके पूरे चेहरे पर कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा लगा हुआ था। उनकी आंखें जो थी वो पूरी काली थी और वो सब मुझे ही घूर कर देख रहे थे। मैं समझ गया कि ये और कोई नहीं बल्कि इस कुएं में गिरकर मरने वाले लोगों की आत्मा ही है। उसके बाद क्या था, बस मैंने 2 किलोमीटर का रास्ता कैसे तय किया मुझे खुद भी पता नहीं चला। मैंने इधर देखा ना उधर, बस भागते हुए अपने घर के बाहर आकर रुका। मेरी हालत देखकर मेरे जो माता पिता थे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने मुझे डांटा कि तुम इतनी रात तक बाहर क्या कर रहे हो, और मैं कुछ भी उनको बताने की हालत में नहीं था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे बहुत तेज़ बुखार था। उसके बाद उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मेरे को शांत करवाया। जो कुछ भी था मैंने अपने पापा को बता दिया। उसके बाद वो समझ गए कि मेरी तबीयत खराब है, इस वक्त डांटना सही नहीं है। तकरीबन 1 हफ्ते तक मुझे बुखार रहा। रात भर मेरी मम्मी जागकर मेरे सर पर ठंडी पट्टी करती थी, और ऐसे ही तकरीबन 8-10 दिन बाद मेरा बुखार जो था वो उतरा, और उसके बाद धीरे धीरे मैं नॉर्मल हुआ। नॉर्मल होने के बाद मेरे पापा ने मुझे बहुत डांट लगाई और उन्होंने मुझसे कहा कि आज के बाद अगर बिना बताए तुम कहीं भी इधर उधर गए तो मुझसे ज़्यादा बुरा कुछ भी नहीं होगा, समझे तुम। और यही थी मेरे जीवन की सबसे भयानक और डरावनी घटना। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब रात के समय वो बगीचा डरावना बनने लगा, और उसके बाद मेरी सहन शक्ति तो तब जवाब दे गई जब मैं भागने की कोशिश कर रहा था और मेरे पैर जो थे वो मेरा साथ ही नहीं दे रहे थे। और जब मैंने वहाँ उस कुएं के पास कई सारे लोगों को खड़े हुए देखा, एक बच्ची को, एक बूढ़े आदमी को और कई सारे लोगों को, तब तो मेरी आत्मा जो थी वो मेरे शरीर से मानो बाहर आ गई थी। आज भी मैं आप सभी को ये घटना बता रहा हूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि सपने में मुझे यही सब चीज़ें आकर डराएंगी और मुझे 2-3 दिन तक बुखार रहने वाला है। क्या आपने कभी बचपन में किसी फंक्शन के लिए, किसी त्योहार के लिए चंदा मांगा है? कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं मांगा होगा, और कई लोग ऐसे भी होंगे मेरी तरह जिन्होंने बचपन में फंक्शंस के लिए, समारोह के लिए चंदा मांगा होगा। तो बात कुछ ऐसी है कि जब मैं 13 वर्ष का था तो मैं दशहरा के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे हमें डिसाइड हुआ था कि हम रावण बनाएंगे, और रावण जब जलेगा तो गांव वाले देखकर एंटरटेन होंगे ही, इसलिए थोड़ा बहुत तो चंदा बनता ही है। और यही सब सोचकर हम सभी ने फैसला किया था कि हम गांव वालों से चंदा लेंगे। और हमारे गांव में प्यार मोहब्बत भी बहुत थी, हमें कभी खाली हाथ किसी ने भेजा नहीं था। उसके बाद क्या था, हमने जो है ग्रुप जो थे वो बनाए। हम तकरीबन 7 लोग थे, तो 2-2 लोगों का ग्रुप बन गया। मैं बेचारा अकेला रह गया। मुझे गांव के सबसे आउटर एरिया में भेज दिया, और बाकी लोग जो थे वो जोड़ा बनाकर दूसरे घरों में चले गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे भी शेर अकेला ही रहता है, तो इसलिए मैं अकेला ही चंदा मांगने चलता हूँ। उसके बाद मैं अपने इलाके में पहुंचा और धीरे धीरे घरों से चंदा लेना शुरू कर दिया। कभी कोई 5 दे रहा था, कोई 10 दे रहा था, कोई 15-20, ऐसे ही मैं घरों से चंदा लेकर जा रहा था और उनको पर्ची काट कर दे रहा था, और साथ ही साथ समय भी बता रहा था कि इस समय यहाँ पर रावण जलेगा, आप सभी देखने के लिए आ जाना। उसके बाद मैं एक घर पर पहुंचा, और वो जो घर था वो पूरा अलग पड़ा हुआ था। वहाँ पर दूर दूर तक कोई दूसरा घर नहीं था।
मैंने सोचा कि यहाँ से भी चंदा मिल जाएगा, ये लोग भी दशहरे के दिन आकर रावण को जलता हुआ देखेंगे। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया और बहुत अजीब सी बात हुई। दरवाज़ा को छूते ही वो जो दरवाज़ा था वो अपने आप हल्का सा खुला और मैं काफ़ी हैरान हो गया कि आखिर ये दरवाज़ा खुला हुआ क्यों है। और जैसे ही मुश्किल से 1 या 2 इंच दरवाज़ा खुला होगा और दरवाजे के अंदर से इतनी भयानक और गंदी बदबू आने लगी कि मेरी नाक के जो जितने भी बाल थे मानो सब जल गए। मेरा मन जो था वो उल्टी करने को हो गया और मैं बस उल्टी करने ही वाला था। और जैसे तैसे मैंने अपने मन को कंट्रोल किया। मैंने अपनी नाक पर अपना हाथ रखा और उस घर से दूर हो गया। तभी मैंने देखा कि पूरे घर में अंधेरा था और 2 आंखें मुझे देख रही थी। उसके बाद मैंने कहा, भैया मैं चंदा लेने के लिए आया था, क्या आप चंदा देंगे? उसके बाद क्या था, वो जो कोई भी था वो मुझे अपने हाथों से इशारा करके घर के पास बुलाने लगा। और मैं कोई पागल तो नहीं था कि मैं सीधा दरवाजे के पास चला जाऊं। मैं दरवाजे से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा था कि कहीं अगर कुछ भी हो तो मैं भाग पाऊं। और मैं थोड़ा सा दूर आकर खड़ा हो गया। मैंने अपनी नाक को और मुंह को ढक रखा था। उसके बाद मैंने पूछा, भैया आप बाहर आ जाओ और बताओ कितना चंदा दोगे? उसके बाद क्या था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जो कोई भी था अंदर, वो एक आदमी था। उसने हाथों से इशारा करके मुझे अंदर बुलाना चाहा, लेकिन मैंने कहा, भैया प्लीज़ आप बाहर आओ, अगर आपको चंदा देना है तो दो, वरना मैं जाता हूँ। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और उसके घर से लगातार बदबू जो थी वो आती जा रही थी। अब मेरा जो मन था वो घबरा रहा था और मैंने बहुत मुश्किल से वो जो आदमी था उसकी शक्ल देखी। उसके बाद वो आदमी जो था वो मुझे बार बार एक ही बात कह रहा था इशारा करके कि इधर आओ इधर आओ, लेकिन मैं वहाँ जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको चंदा वंदा देना नहीं है, ऊपर से इसके घर में से इतनी गंदी बात आ रही है, यहाँ रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुरंत वहाँ से निकल गया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं बस कुछ ही कदम चला था तो मुझे उल्टी होने लगी। मैंने तकरीबन 3 से 4 बार उल्टी करी और उसके बाद आगे बढ़ा। और जैसे ही गांव के थोड़ा अंदर पहुंचा और घरों की शुरुआत हो गई जहां पर लोग रहते थे, तो वहां मैंने 3-4 बार फिर उल्टी करी। और ये देखकर आसपास के लोग घबरा गए और मेरे पास आए, क्योंकि पूरा गांव तो जानता ही था कि गांव का ही बच्चा है। तो सभी लोग पूछने लगे कि बाबू क्या बात है, या आखिर क्या हो गया, तुम ऐसे उल्टी क्यों कर रहे हो, चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले चले। और मैंने कहा, चाचा बहुत 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 गंदी बदबू आ रही है, मेरा मन अरे बेटा संभालो संभालो अपने आप को, अरे क्या हो गया, तुम तो ऐसे लगातार उल्टी करे जा रहे हो। उसके बाद क्या था, मैंने सारी बातें बताई। अंकल वहां उस घर में बहुत गंदी बदबू आ रही है, मैं चंदा मांगने गया था और एक आदमी ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। वो बार बार हाथ से इशारा करके मुझे अपने पास बुला रहा था। मैं पास में नहीं गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो बड़ी गंदी बदबू आई। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी गंदी बदबू थी। उसके बाद क्या था, वो जितने भी लोग थे वो सभी मेरी शक्ल देखने लगे और समझ गए कि पक्का उस घर में कुछ गड़बड़ है। उसके बाद पूरे जितने भी गांव वाले थे सारे मर्द इकट्ठा हुए और उस घर के बाहर पहुंचे। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा यही घर था? और मैंने कहा, हाँ यही घर था। उसके बाद दोनों ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ लगाया तो दरवाज़ा जो था वो अपने आप थोड़ा सा खुल गया। और मैंने कहा, पहले भी ऐसे हुआ था, मैंने दरवाज़ा खटखटाने के लिए थोड़ा सा हाथ लगाया तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया। और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो इतनी गंदी बदबू फिर से आने लगी और मेरे साथ साथ वहाँ जितने लोग थे सबने अपनी नाक और मुंह को बंद कर लिया। सबको घिन आ रही थी और सब बहुत ज़्यादा अजीब महसूस कर रहे थे। उसके बाद वो जितने लोग आगे खड़े थे उन्होंने अपने मुंह को पूरा कवर किया जिससे उन्हें बदबू ना आए। उसके बाद उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे कौन है अंदर, बाहर आए, कौन है बाहर आए अंदर। उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। उन लोगों ने दरवाज़ा फिर खोल दिया और दरवाज़ा खोलते ही जितनी गंदी और भयानक बदबू जो थी वो बाहर आई कि पूरे जो गांव वाले थे जितने भी मर्द वहाँ खड़े थे आधे से ज़्यादा उल्टी करने लगे।
और मेरे पेट में तो कुछ ऐसा बचा ही नहीं था जिसे मैं उल्टी कर सकूं। इसलिए मैं भी बस अपनी नाक और मुंह को बंद करके वहाँ सब कुछ देखकर घिना रहा था। उसके बाद क्या हुआ, वो जितने भी लोग थे वो बहुत मुश्किल से घर के अंदर गए और उन्होंने जो नज़ारा देखा वो बहुत ज़्यादा भयानक था। उन सभी ने देखा कि वहाँ पर 4 लाशें पड़ी हुई हैं, एक आदमी की, एक औरत की और 2 बच्चों की, और उनके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा था। और ये बात साफ हो गई थी कि उन लोगों ने आत्महत्या करी थी। अब आत्महत्या का क्या कारण था ये तो पता नहीं चला। जब गांव वालों ने लाशों को देखा तो तुरंत पुलिस को कॉल किया और थोड़ी देर में पुलिस आ गई। गांव वालों ने मुझे घर भेजने की कोशिश करी, लेकिन मैं वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद वहां पर पुलिस वाले आए और वो पूछताछ करने लगे। उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछताछ करी और मैंने सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे पूछा, अगर बेटा तुमने किसी को इस घर में देखा था तो वो कहाँ गया? मैंने कहा, मुझे नहीं पता अंकल। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा उसका कुछ होलिया वगैरह याद है? फिर मैंने कहा, हाँ अंकल, वो एक आदमी था और उसकी हाइट बहुत लंबी थी, उसका शरीर पतला था। उसके बाद ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा ही दरवाज़ा खुला था और वो बार बार मुझे अंदर बुला रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा हुआ बेटा तुम अंदर नहीं गए, हो सकता है कि अंदर कोई सीरियल किलर हो जिसने इन सबको मारा हो। उसके बाद क्या था, वो जितनी लाशें थी वो एम्बुलेंस में भरकर जाने लगी और तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरी आंखें खौफ से बाहर आ गई। मैंने देखा कि उस आदमी की लाश जो थी, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दरवाजे के पीछे देखा था, उसी की लाश एम्बुलेंस में जा रही थी। और मैंने कहा, अंकल यही है, यही है, यही है, इसी को मैंने देखा था, यही दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था और मुझे हाथों से इशारा करके मुझे अपने पास बुला रहा था। और ये बात सुनकर गांव वाले मुझे देखने लगे और पुलिस वाला भी मुझे देखने लगा। और पुलिस वाले ने मुझे चुप कराते हुए समझाते हुए कहा, अरे बेटा, हो सकता है तुम्हारे दिमाग पर कुछ असर हुआ हो, क्योंकि इन सभी की मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी है, तो तुम किसी को कैसे देख सकते हो सकता है कि तुमने किसी चोर वगैरह को देखा हो जो घर में चोरी करने के लिए घुस गया हो। उसके बाद मैंने कहा, नहीं अंकल, मुझे पूरा यकीन है, मैंने इसी को देखा था, यही दरवाजे के पीछे खड़ा खड़ा मुझे हाथ से इशारा करके घर के अंदर बुला रहा था। उसके बाद क्या था, किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और वहाँ से सारे लोग चले गए। मैं भी अपने घर आ गया। उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा कि आज के बाद से कभी किसी के घर ऐसे मत जाइयो, समझा? और अगर तू ऐसे किसी के घर गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इस बात को, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था कि आखिर वो सब अगर 2 दिन पहले ही मर चुके थे तो मुझे दरवाजे के पीछे वो आदमी कैसे नजर आ गया। उसके बाद जब मैं सोया तब मुझे सपने में यही सब नजर आने लगा। मैंने अपने सपने में देखा कि मैं भी उन्हीं 4 लोगों के साथ मौजूद हूँ और वो सभी मेरी आंखों के सामने ही जहर पी रहे हैं और साथ ही साथ मुझे भी जबरदस्ती जहर पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही मेरे गले के नीचे जहर उतरता है तो मेरी जो आंखें हैं वो खुल जाती हैं और मैं अपने आप को पूरा पसीने से भीगा हुआ पाता हूँ। ऐसा मेरे साथ तकरीबन 1 हफ्ते तक चला और जब भी मैंने ये सपना देखा तो मेरी तबीयत ज़रूर बिगड़ी। तकरीबन इस घटना को आज बहुत साल बीत चुके हैं। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन आज जब भी मैं उस बदबू के बारे में याद करता हूँ और उस आदमी के बारे में याद करता हूँ तो मेरी तबीयत जो है वो बिगड़ने लगती है और मैं बस ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साथ जो ये घटना घटी बचपन में वो किसी और बच्चे के साथ ना घटे।